मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज का जो हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के नाम से टॉपिक रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं व्हाट इज एरिया वेक्टर। अब वैसे तो एरिया क्या होता है हम लोगों के पास एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में और फिजिक्स के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए एरिया को क्या मानते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। और कि कौन से एरिया को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास कोई सरफेस एरिया एस है और इस सरफेस एरिया एस को हम क्या करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं और यहाँ प्रत्येक जो सरफेस एलिमेंट है अब अपने आप में क्या है कि एरिया वेक्टर कहलाता है और जिसकी डायरेक्शन हम लोग हमेशा कैसे दिखाते हैं, नॉर्मली आउटवर्ड। तो यानी कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे ली जाएगी, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन ली जाती है। तो यहाँ जनरली जो एरिया वेक्टर होता है वो स्मॉल सरफेस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एरिया वेक्टर नाम देते हैं। और आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड ली जाती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों के पास क्या है और किस तरीके से हम इस कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक है हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर बताया गया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सोर्स चार्ज से और सिंगल आइसोलेटेड चार्ज से अगर वो कवर करती है तो 3 डायमेंशन के अंदर जा सकती है। और इस 3 डायमेंशन के अंदर क्या होता है, अगर फील्ड लाइंस इस पैटर्न को फॉलो करे, इस तरह के पैटर्न को, तो यहाँ एरिया वेक्टर मान लीजिए हम लोगों के पास ds1 है और ऐसे यहाँ एरिया वेक्टर जो हम लोगों के पास हो गया क्या है, ds2 है। एक सरफेस के लिए या एक एरिया के लिए जो रेडियस है वो r1 है और दूसरे स्फेरिकल पोर्शन के लिए जो रेडियस हम लोगों ने बोली वो है r2। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ क्या है, इक्वल है थ्रू हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस एरिया। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट आता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेज ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है किसी क्लोज सरफेस एरिया से, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम देंगे। तो देखिए यहाँ अगर एक कॉमन चीज की हम लोग बात करें, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ एरिया ds1 के लिए, तो ये आप लोगों के पास किसके इक्वल हो सकता है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए कितने हम लोगों के पास n और डिवाइड में आपके पास सरफेस एलिमेंट या सरफेस एरिया ds1। ऐसे ही यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है हम लोगों के पास वो E2 और ये हुआ n/ds2। तो हम लोगों ने एक चीज देखी यहाँ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसी हैं, एक जैसी हैं, लेकिन सिर्फ चेंज किसका है यहाँ, एरिया का। ये वाला जो सरफेस एरिया है वो इस वाले सरफेस एरिया से क्या है, कम है। तो हम लोग कहेंगे कि जो ds2 है वो ग्रेटर है किससे, ds1 से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E1 पर रहेगा, यानी कि सरफेस एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेटर है किससे, E2 से। तब जाके क्या होगा कि दोनों के अंदर यानी कि इस एरिया के अंदर भी और इस एरिया के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है। क्योंकि देखिए अगर मैं इस सरफेस एरिया को स्फेरिकल पोर्शन का एरिया बोल दूं तो वो एरिया हम लोगों के पास किसके इक्वल होगा, 4πr1 स्क्वायर के। ऐसे ही दूसरे वाला जो एरिया होता है हम लोगों के पास वो 4πr2 स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ r1 लेस थी किससे, r2 से, और आपका डिनोमिनेटर कम होता है तो इसका मतलब E1 क्या था, ग्रेटर था। तो इस तरीके से हमने बोला, और R2 किससे ज्यादा है, वो R1 से ज्यादा है, और डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब E2 क्या है, कम है। तो ये जो यहाँ एरिया आपका, मैं ये बोल देता हूँ कि n मेरे पास एक बार तो आएगा
E2 की प्रोडक्ट DS2 के साथ, और एक बार जो N आएगा हम लोगों के पास E1 की प्रोडक्ट किसके साथ, DS1 के साथ। एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और एरिया ज्यादा है, दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और एरिया कम है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इस कारण यहाँ दोनों सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक जैसी है, सेम है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है वही हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हमें ये कहता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज सरफेस एरिया से पास होती है, उसी को आप लोग नाम देते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी को हम लोग नाम देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम देंगे। तो यही कंसेप्ट आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में करते हैं और इसके स्पेशल केसेस के बारे में करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों के पास होता क्या है। मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया है कि कैसे एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, एरिया कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस N रहेगी आपके पास। दूसरी जगह पर क्या है कि एरिया ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो इस कारण क्या होगा, यहाँ भी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो आपके पास N है। और आप देख भी सकते हो डायग्राम के अनुसार, अगर मैं यहाँ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो इस सरफेस एरिया DS2 से भी और सरफेस एरिया DS1 से भी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, 4 दिखाई गई है। तो इसका मतलब यहाँ जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी, सिर्फ चेंज हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो इस कारण हम लोगों ने क्या किया, एरिया की जो सरफेस या सरफेस एरिया की जो रिलेशन दिखाई किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाना। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या हम लोगों के पास। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों के पास वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस ओवर ए क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes over a closed hypothetical surface। अब यहाँ हाइपोथेटिकल वर्ड का जो मीनिंग है उसका काल्पनिक, कि जो सरफेस एरिया है वो आप काल्पनिक भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि देखिए आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट बताया गया है उसके अंदर बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी कर्व या स्ट्रेट लाइंस है। टेंजेंट जिनसे आपको इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो सरफेस एरिया है उसको कैसा मान लेंगे, हाइपोथेटिकल मानते हैं, यानी कि इमेजिनरी सरफेस एरिया आप लोग मान सकते हो। और उस इमेजिनरी सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके नाम से जानी जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानी जाती है। अगर आपके पास सरफेस एरिया कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स का जो सिंबल लिया जाता है वो फाई से लिया जाता है, और कई बार आपको लिखा मिलेगा फाई के सबस्क्रिप्ट के अंदर ये लिखा मिलता है। तो ये जो स्पेशल सिंबल लिखा जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोडक्ट है किसके साथ, सरफेस एरिया के साथ। यहाँ S क्या है, सरफेस एरिया रहेगा। अब यह आपका किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, और आपका जो सरफेस एरिया है वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म है। जैसे मैं अगर यहाँ बात करता कि मेरे पास जो ये वाला सरफेस एरिया है ये यूनिफॉर्म सरफेस एरिया है, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि किसी कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। और सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर भी हम लोग कैसे दिखाते हैं, हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड। अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस कारण हम लोग लिखेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E इंटू में S के इक्वल रहेगा। अब इसकी अगर SI यूनिट की मैं बात करता तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट हम लिखते थे न्यूटन पर कूलम्ब, और सरफेस एरिया की जो SI यूनिट हम लिखते हैं वो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हम लोगों के पास
इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या आ जाती है, एसआई यूनिट आ जाती है। और देखिए आप इससे अगले चैप्टर में आप स्टडी करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है हम लोगों के पास, किसके बराबर, वोल्ट पर मीटर के बराबर भी होती है। अगर मैं यहाँ वोल्ट पर मीटर लिखता हूँ किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वोल्ट पर मीटर की प्रोडक्ट किसके साथ, मीटर स्क्वायर के साथ, तो ये हम लोगों के पास वोल्ट मीटर भी आ जाता है। तो ये भी आप लोगों के पास किसकी एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाले। देखिए न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स होता है हम लोगों के पास m(n)t-2 और कूलम्ब यानी कि चार्ज ये होता है 80, तो ये a-1t-1 हो जाएगा। और मीटर यानी कि लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास L2। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे फिर वो हो जाएगा m, और यहाँ L1 है यहाँ 2 है, तो ये कितना हो जाएगा L3, यहाँ t-2 है यहाँ -1 है, तो ये हो जाएगा t-3 और a-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म सरफेस एरिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, और आपका सरफेस एरिया भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो उस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे निकालते हैं, तो देखिए इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप लोगों को बताया गया था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग रहे, या जो फील्ड लाइन है वो 3D के अंदर फैली है, तो ऐसे केस में आप लोग बोलते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज क्यों है, और इसके चारों तरफ जो सरफेस एरिया है वो इस तरीके से हम लोगों ने कंसीडर किया। और आप लोगों को पता है कि सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो हम लोगों ने लिखा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाओगे, 3D के अंदर दिखाते हो। तो यहाँ ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शन में हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। तो अब हम लोग इस तरह के केस को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह के केस को सोल्व करने के लिए जो ये सरफेस एरिया S है, यानी कि ये वाला जो सरफेस एरिया S है, इसको हम छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करें, छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट में डिवाइड करें। और कब तक डिवाइड करते रहें, जब तक प्रत्येक सरफेस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन जाए, यूनिफॉर्म बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस एरिया को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, ताकि प्रत्येक सरफेस एलिमेंट के अंदर जो एरिया है वो ds हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए कैसा, यूनिफॉर्म। तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड we divide surface area as into small surface elements each of area ds till the electric field in each element becomes यूनिफॉर्म। अब हम लोगों ने क्या किया, इस सरफेस एरिया को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट में डिवाइड किया, ताकि प्रत्येक सरफेस एलिमेंट के अंदर जो एरिया है वो ds हो और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो जाए। तो हम लोगों ने ऐसे नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम लोग। और मान लीजिए जो आपका एरिया वेक्टर वो इस तरीके से है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से है, और इनके बीच में क्या बनेगा, यहाँ थीटा एंगल बनता है। अब इनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। एक कंपोनेंट तो आएगा किसके साथ, ds के साथ,
और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया है, इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल थीटा बनाया है, और यहाँ एंगल थीटा अगर वो बनाता है तो सरफेस एरिया के साथ यानी कि सरफेस एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा कौन सा कंपोनेंट, कोस कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि अलोंग द सरफेस कौन सा कंपोनेंट जाएगा, साइन कंपोनेंट। तो यहाँ जो सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा ई cos थीटा, मैं लिख देता हूं यहां इसको, ये है नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो यहाँ ई cos थीटा भी कैसा है, नॉर्मली आउटवर्ड है। और जो ई sin थीटा आएगा यहाँ, ई sin थीटा वो हो जाएगा अलोंग द सरफेस, और वो किसके साथ जाएगा, यहाँ सरफेस के साथ जाता है। अब देखिए आप लोगों को बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को पता है कि कौन सी प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। तो इसलिए हम यहाँ कौन से कंपोनेंट को लेंगे, इस कंपोनेंट की प्रोडक्ट को लेंगे, किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा किसके लिए, स्मॉल सरफेस एलिमेंट के लिए, तो हम लिखेंगे फॉर स्मॉल सरफेस एलिमेंट, फॉर स्मॉल सरफेस एलिमेंट ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यहां जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हम लोग लिखेंगे इसको d phi e से, और ये होगा हम लोगों के पास e cos थीटा की जो प्रोडक्ट है किसके साथ, ds के साथ। और आप लोगों को पता है जब भी कोसाइन एंगल आता है तो कौन सी प्रोडक्ट लिखी जाती है, डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग लिख देंगे कैसे, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए या तो हम लोगों के पास पूरे के पूरे सरफेस पे समेशन कंसीडर किया जाएगा, या फिर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इंटीग्रेशन कंसीडर करते हैं। तो टोटल जो फ्लक्स है यहाँ पूरे के पूरे सरफेस पर, तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ टोटल फ्लक्स और द वॉल सरफेस एस इज, तो वो क्या रहेगी हम लोगों के पास, दो तरीके आप लोगों को बताए गए हैं, या तो आप लोगों के पास होगा समेशन डी फाई ए के लिए, या फिर आप लोग क्या करते हो, टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए किसको कंसीडर करोगे, इंटीग्रेशन को। और सरफेस हमारा कैसा था, ये क्लोज्ड, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में यूज किया था क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, तो इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर जब सर्कल आ जाता है तो वो क्लोज के लिए आता है, तो ये क्लोज इंटीग्रल होगा। और नीचे हम लोग लिख देंगे s, तो ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। तो मैंने पहले क्या बोला आप लोगों को, ये इंटीग्रेशन का साइन, अगर यहाँ सर्कल डाल दोगे तो क्लोज इंटीग्रल, और नीचे मैंने s लिख दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल। और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा किसका, डी फाई ए का, और डी फाई ए की वैल्यू आप लोगों को पता है किसके बराबर है, ये ई डी एस कॉस थीटा के इक्वल, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग इस तरीके से किसको निकाल लेंगे, टोटल फ्लक्स को निकाल लेंगे। अब इसके स्पेशल केस की बात करें तो यहाँ थीटा डिपेंडेंसी की बात आएगी। अब देखिए थीटा अगर आप लोगों के पास कितना है, 0 डिग्री है, तो आप लोगों को पता है कि cos 0 डिग्री हम लोगों के पास 1 होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोगों को पता है कि यहाँ अगर आप cos की जगह, cos 0 की जगह पर 1 रखोगे तो यहाँ आपका एडीएस यानी कि जो फ्लक्स आएगा ऐसे केस में वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाता है। तो फ्लक्स ऐसी कंडीशन के अंदर कैसा है, पॉजिटिव। अब मैं लिखता हूं अगर हम लोगों के पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है वो एक दूसरे के अपोजिट है,
यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए या एरिया वेक्टर आपका इस तरीके से है और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से है, तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री रहेगा और थीटा जब 180 डिग्री होता है तो कोस 180 हमारे पास कितना होता है -1 के इक्वल, और हम लोग लिखेंगे कि कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाता है। अगर थीटा कितना है 90 डिग्री, यानी कि अगर आपका एरिया वेक्टर ऐसे है, ds वेक्टर इस तरीके से है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये एक दूसरे के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और आप लोगों को पता है कि cos 90 डिग्री हम लोगों के पास कितना होता है, 0 होता है। और ऐसी कंडीशन में हम लोग लिखेंगे जब थीटा हम लोगों के पास कितना है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री हम लोगों के पास कितना हो जाएगा 0 के इक्वल, और ऐसी कंडीशन में फ्लक्स कितना हो सकता है 0 के इक्वल हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट है, और मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कैसे निकालना है, ई एस कोस थीटा या ए एस हम लोग सीधा लिख देंगे, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप लोगों का जो टोटल फ्लक्स है वो ऐसे निकाला जाएगा। और इस फ्लक्स की ही इंपॉर्टेंस है कौन सी टॉपिक के अंदर, गॉस थ्योरम के अंदर, और गॉस थ्योरम आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए बात करते हैं हम गॉस थ्योरम के बारे में या गॉस लॉ के बारे में। तो देखिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो जिनका संबंध किससे है, फ्रांस से, वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट रहे अपने टाइम के अंदर, और उन्होंने क्या किया था, टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और सिमेट्रिकल केसेस के केस में टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए वो डायरेक्टली एक थ्योरम देता है जिसको हम लोग गॉस थ्योरम के नाम से या गॉस लॉ के नाम से जानते हैं, और वो हमें क्या कहते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक का नाम गॉसिस थ्योरम, और मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले, फिर हम इसका प्रूफ लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल फ्लक्स over a closed hypothetical surface according to this theorem the total flux over a closed hypothetical surface is the closed surface integral closed surface integral of electric field which is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times of net charge inside that surface। देखिए इस थ्योरम के अनुसार हमें क्या कहता है ये कि टोटल फ्लक्स, पहले तो हम लोग उसको लिखेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने पीछे लिखा है वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों के पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और गॉस थ्योरम के अनुसार ये किसके इक्वल है 1 by epsilon naught times of total charge inside that surface। तो मैं इसकी मैथमेटिकली रिजल्ट लिखता हूँ, मैथमेटिकली ये रिजल्ट हमें क्या कहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। टोटल फ्लक्स फाई ई से मैंने लिखा, और ये होगा हम लोगों के पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस रिजल्ट को हम लोगों ने यहाँ प्रूव करना है। तो चलिए इसके प्रूफ की बात करते हैं, गॉस थ्योरम का प्रूफ लिखते हैं हम लोग, इसके प्रूफ को निकालते हैं।
तो देखिए प्रूफ के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं किसको, एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज को, और जिसके चारों तरफ हम लोग एक क्लोज सरफेस एरिया ले लेते हैं एस, या एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लेते हैं एस को। तो हम लोगों ने कंसीडर किया एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज क्यों, इसके चारों तरफ स्फेरिकल पोर्शन है, और उस स्फेरिकल पोर्शन का जो सरफेस एरिया है वो कितना माना हम लोगों ने एस, और उस स्फेरिकल पोर्शन की जो रेडियस है वो मान ली हम लोगों ने स्मॉल आर। तो आपने क्या कंसीडर किया, सबसे पहले एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज जिसके चारों तरफ स्फेरिकल पोर्शन का सरफेस एरिया जो है वो एस मान लिया हम लोगों ने। अब आप लोगों को अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, जिसमें फील्ड लाइंस कैसे दिखाई जाए, हर एक डायरेक्शन में दिखाई जाए, यानी कि 3D के अंदर दिखाई जाए। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो, जहां अलग अलग डायरेक्शन में हो, 2D के अंदर या 3D के अंदर। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग कहते हो जो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया P पॉइंट, और P पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे, वो किसके इक्वल रहेगा हमारे पास, K क्यू बाय आर स्क्वायर। आप K की वैल्यू रखो, क्योंकि यहाँ मीडियम भी जो कंसीडर करेंगे वो वैक्यूम या एयर को हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं। तो ये हम लोगों के पास रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं P पॉइंट पर, लेकिन P पॉइंट पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल नहीं पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस को या इस स्फेरिकल पोर्शन को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, और ताकि प्रत्येक सरफेस एलिमेंट के अंदर जो सरफेस एरिया हो कितना हो, ds हो, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा रहे, यूनिफॉर्म। तो ऐसा ही एक स्फेरिकल पोर्शन मैंने P पॉइंट के चारों तरफ कंसीडर किया, और उस स्फेरिकल पोर्शन का जो एरिया है वो कितना है, आप लोगों के पास ds है, और जो इसका एरिया वेक्टर है वो कैसा है, ds वेक्टर। तो आप लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉर्मली आउटवर्ड। और आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी कैसे होती है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो यहाँ एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो हम लोग लिखेंगे फ्लक्स एट पॉइंट P, क्या होगा हम लोगों के पास, ये d फाई e, और इट इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं, क्योंकि देखिए आपने एक सरफेस एलिमेंट के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट के सरफेस एलिमेंट के साथ ये हम लोगों ने निकाला है। अब इस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम हटाएंगे तो कोसाइन एंगल कंसीडर करेंगे। अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी नॉर्मली आउटवर्ड है, और एरिया वेक्टर है ये भी कैसा है, नॉर्मली आउटवर्ड है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। और वो 0 डिग्री हम लोगों के पास कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ ये EDS cos 0 डिग्री, और ये हो जाएगा हम लोगों के पास EDS के इक्वल आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो इसलिए मैं लिखूंगा अगली लाइन के अंदर कि टोटल फ्लक्स ओवर द सरफेस S, टोटल फ्लक्स ओवर द सरफेस S, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा फाई E
और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल किसके लिए, ई डी एस के लिए। अब आप लोगों को पता है ई का तो यहाँ क्या नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा ds का, और क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds का मतलब पूरा का पूरा सरफेस एरिया, और वो स्फेरिकल पोर्शन का सरफेस एरिया आप लोगों के पास कितना होता है 4πr²। तो मैंने लिखा यहाँ ये e इंटू में क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds, और ये हो जाएगा हम लोगों के पास e इंटू में 4πr²। और मैं क्या करूंगा अब आगे e की वैल्यू को लिख दूंगा। जब मैं e की वैल्यू को लिखूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, अब यहाँ e की वैल्यू ये वहां रखूंगा मैं ऊपर, तो मेरे पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r²। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू है, और इनटू में हम लोग किसको करेंगे 4πr² को करते हैं। 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका रिजल्ट बचेगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बचता है। और इसी रिजल्ट को हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए टोटल फ्लक्स किसी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस के ऊपर जो इक्वल होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये गोस्ट थ्योरम है, और ये रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, प्रूव किया है। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस्ट थ्योरम के नाम से। तो आप इस टॉपिक को जरूर देखना, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी का धन्यवाद।